नमस्कार साथियों, आप सभी का YouTube के ई-शिक्षालय प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे थे कि अभी-अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि यूपी गवर्नमेंट ने यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और उसके जैसे नोटिफिकेशन जारी हुआ है, काफ़ी सारे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि योग्यता क्या है, और एक अनिवार्य योग्यता जो कि डीजीटी से 1 साल का कोर्स या 6 महीने का कोर्स, ये सारे बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि एक वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आपको आज इस वीडियो में यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर से जुड़े जितने भी वैकेंसी से जुड़े जितने भी सवाल हैं, आपके जो जानकारी आपको चाहिए, वो मैं आपको सारी जानकारी एक छोटे से वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा, कोई प्रश्न होगा, तो आप कमेंट के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं कि जो भी डाउट है उसको पूरी तरीके से क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम जो गवर्नमेंट द्वारा आपकी विज्ञप्ति जारी की गई उसके बारे में एक एक छोटी से छोटी चीज़ें हम लोग ध्यान में देते हैं और जैसा कि आप देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश का जो आयोग है, जो अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उसके ज़रिए ये वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देखिए कि आपका जो विज्ञापन संख्या है 02/2022 अनुदेशक मुख्य परीक्षा आपकी है। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन शुरू है वो आपका 18 तारीख से शुरू हो जाएगा। 18/1/2022 से शुल्क जमा करने की तिथि आपके स्टार्ट हो जाएगी। और आवेदन में आखिरी संशोधन या आवेदन की अंतिम तिथि अगर कही जाए तो 15 फरवरी 2022 होगी। ठीक है। अब आपको देखना है कि विशेष इसमें जो चीज़ें हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन आपने पेड के थ्रू किया है उसी के ज़रिए ही आपका रजिस्ट्रेशन इसमें होना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको रजिस्ट्रेशन जो करना है वो सारी चीज़ें प्रोसेस में अभी आपके वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। पहले आप ये इन चीज़ों को समझ लीजिए। जो कुल रिक्तियों की संख्या है आपकी यहाँ पे वो कितना है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 02/2022 अनुदेशक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत जो विज्ञप्ति निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन विभिन्न व्यवसायों के अनुदेशक पे जो कुल रिक्ति पद है वो कितनी है, 2504 पदों पर चयन हेतु जो है कि वैकेंसी ये निकाली गई है। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस परीक्षा के लिए वही लोग अब एलिजिबल है, वही लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं। साफ साफ लिखा है केवल वही अभ्यर्थी इस ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो कि पेट यूपी गवर्नमेंट द्वारा पेट 2021 कराया गया था। उसमें जो भी लोग सम्मिलित हुए हैं, जो बच्चे अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं, उन्हीं को ये एग्ज़ाम देना है। वही ये एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास वैलिड स्कोर कार्ड है। आगे चलते हैं। बाकी सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है कि आप सबसे पहले सभी को फॉर्म भरने के लिए इन्होंने कहा है शॉर्ट लिस्टिंग का जो एक इनका तरीका है वो आपको जब आप फॉर्म भर लेंगे तो उसके हिसाब से ये उस शॉर्ट लिस्टिंग ही करेंगे अपने मानकों के आधार पे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये देखना है कि आवेदन जो हम अभ्यर्थी करेंगे वो छोटी छोटी बातों का हमें जो ध्यान रखना है उन सबसे पहले आवेदन की प्रक्रिया जो कह रहा है कि आवेदन की प्रक्रिया आपको वेबसाइट UP SSC-Government.in के होम पेज पर लाइव एडवर्टीजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक करके उक्त विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप पढ़ भी सकते हैं और सब चीज़ें आप एक बार समझ लीजिए। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ जो आपने पेट का फॉर्म भरा होगा आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा 3010 या ऐसे करके आपको एक आपके मेल पे या मैसेज पे, आपके मोबाइल में मैसेज भी पड़ा होगा और नहीं तो आपके मेल पे रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उसके थ्रू आपको क्या करना है कि आपको लॉगिन करना है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। व्यक्तिगत विवरण के साथ, जैसे आप वहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपने पेट का इंटर करेंगे तो आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। तो आप 2 माध्यमों से, एक तो व्यक्तिगत विवरण के साथ आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, जैसा कि आपसे वहाँ पे आपकी डिटेल डेट ऑफ बर्थ पूछेगा।
कैटेगरी पूछेगा, मेल फीमेल पूछेगा, और उसके बाद आपको वहाँ पे जो कैप्चा कोड आता है उसके थ्रू। अब दूसरा आपका OTP के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए और OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगी जो रजिस्टर्ड होगा, और फिर आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। एप्लीकेशन में जो आरक्षण है, EWS और ये सारी चीज़ें है, आपकी जन्मतिथि है, लिंग, वैवाहिक स्थिति, ये सब सारी चीज़ें आपके जैसे आप लॉगिन करेंगे पूरा डिटेल स्वतः ही उस पर आ जाएगा। आप उसको एक बार देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें हैं। अब सेकंड आपको देखना है कि अनिवार्य जो शैक्षिक संबंधित विवरण भरना है, उसमें आपको, इसमें आप पढ़े होंगे कि 12th आपको या 12th से के जो समकक्ष कोर्सेज़ या डिग्रियां हैं उनको मान्य किया है सरकार ने। तो 12th स्टैंडर्ड में आपको वहाँ पे यस नो का विकल्प चयन करना पड़ेगा। बोर्ड संस्था जहाँ से आपने उत्तीर्ण किया, उत्तीर्ण करने का वर्ष और सर्टिफिकेट का नंबर या रोल नंबर आपको वहाँ पे भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको इंटर वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक कर देना और आपका आवेदन आगे बढ़ जाएगा। कंटिन्यू बटन पे फिर आपको करना है, जिस पे फ़ोटो तथा हस्ताक्षर का अगला भाग होगा। फ़ोटो आप हस्ताक्षर अपलोड कर देंगे। फिर अन्य विवरण में भी आपको अगर देना है तो जैसे आपका पत्राचार का एड्रेस आपका हो गया, और जो भी आपके अन्य जानकारी है वहाँ पे आपको करना है। ठीक है, फिर इसके बाद डिक्लेरेशन का आ जाएगा, जहाँ पे आप सारी चीज़ें पढ़ के एक बार डिक्लेयर कर देंगे और सेव एंड प्रोसीड कर देना पड़ेगा आपको। फिर आप प्रोसीड पेमेंट और फॉर फी के लिए करेंगे और फिर आप सबमिशन कर देंगे। फाइनल सबमिशन पे आप कर देंगे। प्रीव्यू भी देख सकते हैं आप, ताकि वो चीज़ें आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं कि क्या क्या आपने भरा है। फिर फीस या शुल्क जमा करने के लिए आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करना जो आप करेंगे, तो वहाँ पे आपको प्रिंट आउट भी रख लेना है अपने पास। प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म आपको राइट साइड में प्रदर्शित होगा, वहाँ पे आपको प्रिंट पे क्लिक कर देना है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रिंट हो जाएगा और आप उसका प्रिंट आउट भी अपने पास रख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे जो फॉर्म आपको पैसा जमा करना है, शुल्क जमा करना है, वो 2-3 माध्यम, आप SBI का ही चालान भी कर सकते हैं, या SBI की किसी शाखा में भी जाके, आप ब्रांच में जाके जमा कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी फॉर्म आप नेट बैंकिंग और इन सब के थ्रू भी आप फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आप फीस जमा, आपका जो ये फॉर्म है वो तभी पूर्णतः माना जाएगा कि आपने सबमिट किया, जब तक आप फीस पेमेंट नहीं किया। आपने सारा फॉर्म भर दिया, सबमिट कर दिया, सब कुछ हो गया, अगर आपने फीस पेमेंट नहीं किया तो आपका फॉर्म फिल नहीं माना जाएगा। अब देखा जाएगा आवेदन फ़ीस की शुल्क सभी के लिए जो कॉमन कर दिया गया, 25 रुपीज़ है, सबके लिए कॉमन फ़ीस रखा गया है। 25 रुपीज़ आपको पे करना है। ठीक, और एक से अधिक व्यक्तियों के लिए, अधिक व्यवसाय के लिए अलग अलग स्थिति में आपको केवल एक व्यक्ति एक ही बार में ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए फीस का या शुल्क का भुगतान करना होगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे एक मुख्य बिंदु यह है कि ये पॉइंट आप पढ़िएगा कि मुख्य परीक्षा है तो परीक्षा शुल्क या जो केवल मुख्य परीक्षा शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना है। यानी 25 रुपये के बाद जो दूसरा चरण आपका होगा, शॉर्ट लिस्टिंग जो आपका आयोग करेगा, कितने अभ्यर्थियों को करता है, क्या स्कोर है, सबसे बड़ा आजकल ये भी बहुत बड़ा इशू है। तो ये आयोग या सरकार की ये मंशा है कि चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अप्लाई करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका परसेंटाइल 90 होगा या 98 होगा, लेकिन वो हो सकता है यूपी लेखपाल को ना भरे, वो दूसरी यूपी लोअर PCS या अन्य परीक्षाओं के लिए उन्होंने फॉर्म पेट भरा हो, पेट दिया हो। तो इसलिए सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस पर अप्लाई करें। तो जब जितनी संख्या होगी उस हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, 15 गुना, 20 गुना या 30 गुना, कई सारी चीज़ें बातें आ रही है, लोग बता रहे हैं, लेकिन वो तो आखिरी में आपको पता चलेगा कि कितने पे मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक, आप फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है आपको। ठीक, नेक्स्ट स्टेप है कि आप अगर किसी भी प्रकार से कोई गलती हो जाती है आपसे, तो जो आवेदन पत्र में संशोधन है वो OTP आप जो प्रोसेस अभी किए हैं उस वही प्रोसेस आपको आगे भी करना है, कि आप अगर कोई गलती कर दिए हैं तो आप वहाँ पे संशोधन कर सकते हैं। जैसे नाम के वर्तनी में गलत, आप वर्तनी का मतलब है कि आपने लेटर्स कुछ इधर उधर कर दिया, अपने नाम का पत्राचार का पता, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बदल सकते हैं और आपको एक बार उसके लिए मौका मिलेगा। पदों का विवरण अभी मैंने आपसे बताया कि 2504 पोस्ट के लिए टोटल आपके जो कुल पद की संख्या है वो कितनी है, यहाँ पे देखिए 2504 है, और अलग अलग
आरक्षण के हिसाब से जो देखिए जनरल के लिए जो है आपकी 1042 पोस्ट है, अनुसूचित जात के लिए 526, अनुसूचित जनजात के लिए ये जनरल की हो गई आपकी, ये एससी की हो गई, ये एसटी की हो गई, और ये ओबीसी के लिए आपकी हो गई है, तो ओबीसी के लिए 681 है। और ईडब्ल्यूएस वर्ग आजकल देख रहे हैं आप, ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के एप्लीकेंट अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी 211 पोस्ट है। तो ये आपके पदों का विवरण हो गया। फिर इसी प्रकार आप देखिए कि अब हम लोग चलते हैं कि आरक्षण, आपको क्षैतिज आरक्षण का जो क्रम है वही गवर्नमेंट द्वारा जो प्रेस्क्राइब है, जो मिला है उसी के हिसाब से इसमें भी मिलेगा। अब हम लोग महिला आरक्षण के संबंध में शासनादेश का इन्होंने एक विवरण दिया है, माननीय न्यायालय में जो भी उसका अंतिम निर्णय होगा उसी के अधीन कहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो पूरे आपकी जो वैकेंसी उसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट सबसे मुख्य बिंदु है वो अनिवार्य अर्हता को लेके दिया गया है, क्योंकि जो अर्हता यहाँ पे है अनिवार्य अर्हता वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे हमको देखना है कि क्या क्या चीज़ें इसमें होनी है। सबसे पहले कह रहा है कि अनुदेशक पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ धारित करना आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा यानी कि 10th आपको कंप्लीट करना है या उसके समकक्ष आपने कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। दूसरा, परिशिष्ट के स्तंभ 4 में संलग्नक 2 में यथाविध विभिन्न अलग अलग ट्रेड के लिए, अलग अलग व्यवसाय के लिए अलग अलग वैकेंसी है, तो उसके लिए जो 4 नंबर में परिशिष्ट में संलग्नक में दिया गया है अर्हता उसको हमें रखना है। और तीसरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, डीजीटी के अधीन विभिन्न व्यवसाय में किसी व्यवसाय से सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र और अन्य अर्हता यदि कोई हो जो परिशिष्ट के स्तंभ 4 में विहित हो धारित करना आवश्यक है। इसके बारे में अभी मैं आपको नीचे डिस्कस कर रहा हूँ। यही इंपॉर्टेंट बात है, इसी के लिए बार बार बच्चे कर रहे हैं कि सर ये डीजीटी क्या है या इसके लिए क्या चीज़ें हैं, तो इस पर हम लोगों को थोड़ा सा अभी नीचे हम लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पे, तो देखते हैं क्या है। बाकी आपके पास वो लेवल या बी एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो या प्रादेशिक सेना में आपने न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किया हो तो अधिमान अर्हताएँ आपको दिया जाएगा। आयु सीमा की बात किया जाए तो आप 21 से 40 वर्ष होना आपका आवश्यक है। और जो आयु की गणना है वो 1 जुलाई 2022 तक है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आप 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक की आयु आपकी नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसको फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, बाकी जो आरक्षण गवर्नमेंट द्वारा प्रदान किया जाता है एससी एसटी ओबीसी के लिए वो, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए जो ऑलरेडी है किसी जॉब में, उनके लिए वो सारी चीज़ें मिलेंगी। ये देखिए आपको अलग अलग 5 वर्ष खिलाड़ियों के लिए मिलेगा, जो कुशल खिलाड़ी हैं उनके लिए, अनुसूचित जनजात, जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए भी अलग से जो शासन से प्रदत्त जो अलग आरक्षण है उनको मिलेगा उनके आयु के लिए। चयन का आधार देख लीजिए, लिखित परीक्षा होगा। इसमें भी जो आपकी लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा में आपको पास होना होगा, उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। सबसे पहले जो आपने सीटीआई की बात किया जाए तो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, उसका 20% मार्क्स आपको, और जो आपकी जो एग्ज़ाम होगा उसका 80% मार्क्स, इन दोनों को मिला के आपकी जो आखिरी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी उस इन दोनों को मिला के ही की जाएगी। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है साफ साफ, अनुदेशक पद पर सीधी भर्ती समूह ग के अंतर्गत ये वैकेंसी है आपकी, समूह ग लिखा हुआ है, समूह ग के अंतर्गत ये वैकेंसी है। उसके बाद कह रहा है आपसे कि सबसे पहले क्या करना है कि आपको प्रत्येक अभ्यर्थी को CITS या इसी को हम CTI भी कहते हैं, CTI या CTIS परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 20% अंक, अगर आपने 100 अंक प्राप्त किया है तो उसका 20 नंबर जुड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन है कि खंड जो आपका मूल्यांकन के परिणाम प्राप्त हो जाने के बाद इसके बिहाफ पे आपको जारी किया जाएगा। दूसरी बात आपको ये देखना है कि जब आपका आयोग आपको शॉर्टलिस्ट करेगा तो फिर आपको दूसरे लिखित परीक्षा बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो है रिक्तियों की संख्या से 5 गुना अधिक होगी, उसी के अनुसार ये बनाया जाएगा। और लिखित परीक्षा जो है आपकी वो 100 अंकों की होगी जो आप सिलेबस आपको दे दिया गया है, और लिखित परीक्षा में आपको 80% अंक ही आपके लिए जाएंगे टोटल मेरिट में। जब आपकी बनेगी, जब आपकी टोटल मेरिट बनेगी तो उसके लिए 80 अंक इससे जोड़े जाएंगे और 20 आपके CTI वाले से जोड़े जाएंगे।
परीक्षा का योजना पाठ्यक्रम आपको संबंध में उस समय बताएंगे कि कैसा होगा, सरकार आपको या आयोग आपको उस समय बता दिया जाए। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे कॉमन है, जैसे सारे परीक्षाओं के लिए आता है। अब आपको अनिवार्य अर्हता के बारे में बात कर लिया जाए, जो कि CTI की बात कर रहा था। या ये देखिए, आप अगर देखेंगे तो अलग अलग पद के लिए अलग अलग यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। जैसे अब देखिए, अगर किसी भी आप फाउंड्री मैन या टूल्स निर्माता या किसी में भी जिस अलग अलग की जो वैकेंसियां दी हैं उसमें आप देख लेते हैं, तो सभी में आपको सबसे पहले देखा जाए फीटर में ही देख लेते हैं। तो फीटर में क्या कहा है कि इंजीनियरिंग सुसंगत क्षेत्र में 1 वर्ष के अनुभव के साथ AICTE या UGC द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय / विश्वविद्यालय से स्नातक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि, अथवा 2 वर्ष के अनुभव के साथ AICTE मान्यता 3 वर्ष का डिप्लोमा भी होगा। मतलब आपने बीटेक किया हुआ है या आपने डिप्लोमा किया है या आपने 3 वर्ष का के साथ फीटर व्यवसाय में NTC या NCA उत्तीर्ण किया। लेकिन उसके बाद यहाँ दिया अनिवार्य अर्हता सबके लिए कॉमन है DGT। DGT का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण महानिदेशालय, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। या अब कहा जाए जो CTI की कोर्स की बात कर रहे थे या CITS कोर्स की बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेल के अंतर्गत काम करता है। और वो विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के लिए अलग अलग कोर्स डिज़ाइन किया है, जो 6 महीने, साल भर या 2 साल के कोर्स हैं। तो उसमें आपसे कह रहा है कि उसका प्रमाण पत्र होना, किसी भी प्रमाण पत्र आपका उसका होना अनिवार्य है। तो अगर जिन बच्चों के पास ये प्रमाण पत्र नहीं होगा या जिन्होंने CTI या और अदर कोर्सेज नहीं किया है, तो उनके लिए ये फॉर्म भरना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि DGT के अधीन आपको किसी न किसी प्रकार की कोर्सेज की आवश्यकता है और उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पिछली बार जब ये वैकेंसी आई थी तब वहाँ पे इन्होंने कंपलसरी नहीं किया था, ऑप्शनल में रखा था। लेकिन इस बार इन्होंने DGT के अधीन जितने भी आपके कोर्सेज़ हैं, अलग अलग कोर्सेज़ के लिए अलग अलग वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, तो ये सब में अनिवार्य अर्हता जो DGT वाला है, ये सभी में हर एक पोस्ट में दे दिया है और ये आपको कंप्लीट करना ही करना है। या आप देखिए, किसी भी चाहे IT का हो, चाहे टूल एंड निर्माता का हो, सब में दिया है। ठीक है, तो ये आपकी जो DGT है वो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे ITI है वो इंडिया UP गवर्नमेंट के अंडर में का प्रशिक्षण कौशल केंद्र के अंतर्गत काम करते हैं, वैसे आपका DGT जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण महानिदेशालय, ये काम करता है। इसके विभिन्न प्रकार के कोर्सेज है, इसका अनुभव प्रमाण पत्र होना, अनुभव होना, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अलग अलग में आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे आपको दिया है कि 1 साल, 2 साल या 3 साल का, जैसे सुसंगत क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव। तो अलग अलग जगह में आपने इंजीनियरिंग किया तो 1 साल, या आपने डिप्लोमा 2 साल, 3 साल, तो अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग आपसे एक्सपीरियंस के होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि ये DGT वाला, या जैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए, तो आपसे कह रहा है कि कंप्यूटर साइंस, IT या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में जो बीटेक इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, तो ITCS के या इसी ब्रांच के, वो भी भर सकते हैं, लेकिन सुसंगत क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। दूसरा, या तो आपने MTech किया, स्नातकोत्तर उपाधि आपने ग्रहण किया है, तो उसके लिए भी कह रहे हैं स्नातकोत्तर उपाधि आपकी CS, IT या इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। ठीक है, या आपने जो NILIT कोर्स है उससे B लेवल अगर आपने किया है तो भी वो मान्य है, उसी के बराबर में B लेवल। ठीक है, या कंप्यूटर साइंस आपसे कह रहे हैं सुसंगत क्षेत्र में AICTE UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में स्नातक, अथवा NILIT से A लेवल, A या B लेवल आपका अगर होगा, A या B लेवल NILIT का, तो भी काम हो सकता है। या आप BTech या MTech हैं तो भी आपका हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी आपसे अनिवार्य अर्हता की बात कर दिया है, अनिवार्य अर्हता होना चाहिए। तो इस बारे में लगभग आपके जो कोर्स थे, आपने CTI अगर आपने किया है तब फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक टोटल इन्फॉर्मेशन था। फॉर्म की डेट आपसे बता दिया गया।
योग्यता आपको बता दी गई, कब एग्ज़ाम कैसे होना है, आपका चयन कैसे होना है। इसके अलावा भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिएगा, आपको उन सारे क्वेश्चन के आंसर देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आप सब पढ़िए, मेहनत करिए, और अगर आप इस वैकेंसी के लिए, इस विज्ञप्ति के लिए, इस पद के लिए योग्य हैं तो मेहनत करिए और आप ज़रूर सफल होंगे। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन के साथ आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।